नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है परीक्षा मंथन का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में हम पूरे के पूरे एक साल का करंट अफेयर लेके आए हैं। और आज जो है राष्ट्रीय परिदृश्य का चौथा और अंतिम भाग चलेगा। उसके बाद सीधे अंतर्राष्ट्रीय समाचार में चले जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आयोग के नजर में है, जो एकदम गारंटेड है कि यहां से क्वेश्चन निकल के बार बार आता है और इस बार भी आएगा, लेकिन अलग बात है कि आप हर बार गलत करते हैं। दोस्तों, अब समय वो आ गया है जो थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना होगा, अपने सोच में बदलाव लाना होगा और अपने कर्मों में सुनामी पैदा करनी होगी। तभी रिजल्ट 66 में 110 प्लस आएगा। मोटिवेशनल बस आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर करता है, आपके रिजल्ट को नहीं करता है। रिजल्ट के लिए आपको जलना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। यह सीधी सी बात है, आपको समझना होगा। रणभेरी बच चुकी है, हमारे पास टोटल सिर्फ 90 डे है। इसी 90 डे में या तो हमें जी लेना है या सदा सदा के लिए असफल हो जाना है। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जो ऑप्शन आज चूज कीजिएगा वही होने वाला है। दोस्तों, इसको देखते हुए अगर आप किसी संस्था में एडमिशन लेने के लिए कोशिश या सोच रहे हैं तो आपके पास में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। यह सोच के कभी मत आइएगा कि हमारी संस्था में आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं, पढ़ तो आप घर में ही लेते हैं। हम अपनी संस्था में बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि हमें एनी हाउ मुझे मेंस आपसे लिखवाना है और मेंस तब होगा जब प्रीलिम्स क्लियर होगा और मेंस तभी होगा जब तक इंटरव्यू नहीं दे पाइएगा। उसके लिए आपको मेंस क्वालिफाई करना ही होगा। यानी कि सारा का सारा श्रेय और क्रेडिट जो है प्रीलिम्स का ही है। अगर प्रीलिम्स अच्छे से होगा तभी आप मेंस दे पाइएगा। इसलिए इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, भूल के, तीज त्योहार छोड़ के पूरे तरीके से ताकत लगाइए और किसी भी हालत में रिजल्ट ना रुकना चाहिए। अगर हमारी संस्था से और अधिक जानकारी चाहिए तो 9334710148 पे कभी किसी भी वक्त आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारियां ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम 2019 क्या है, इसको समझते हैं। यानी कि दादरा नगर हवेली जो पहले था, जिसको दादरा नगर हवेली कहा गया, और दमन द्वीप, इन दोनों का विलयन हो गया। अधिनियम 2019 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बार बस सुन लीजिए ना, आपके दिमाग में सब कुछ रह जाएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा ने दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप विधेयक 2019 को मंजूरी दे दिया गया। लोकसभा से 27 नवंबर 2019 को ही इस विधेयक की मंजूरी मिल चुकी थी। सिर्फ अगर मौजूद थी या इंतजार था तो सिर्फ राज्यसभा का था, वो भी मंजूरी मिल गई। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन गया। नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप होगा। ध्यान रखिएगा, अब जो चेंज हो गया है तो कभी पूछ सकता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदल गया प्रीलिम्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, जो दादरा नगर हवेली उसका नाम हो गया दादरा नगर हवेली। ध्यान रखिएगा, दादरा नागर हवेली, पहले दादर नगर था, दादरा नागर हवेली। 26 जनवरी 2020 को यह अधिनियम जो है प्रभावित हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मदारी पासी कौन थे। ध्यान रखिएगा, मदारी पासी कौन थे और इनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका था, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। वर्ष 2020 में मदारी पासी के किसान आंदोलन की शताब्दी वर्ष है। मदारी पासी जो है उनके किसान आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। मदारी पारसी का संबंध किसान आंदोलन से है, ध्यान रखिएगा, जिसका समय वर्ष 1920 से 1928 के बीच था। किसान उन दिनों साम्राज्यवाद सामंतवाद के दो पार्टों के चक्की के बीच में बेहद अमानवीय स्थिति में कुट पीस रहे थे। यानी कि सामंतवाद और साम्राज्यवाद जो है, इस दोनों के बीच के पट्टी या चक्की कहे तो उसमें क्या हो रहे थे, पीट रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल जो है 100 साल हो गया 1920 से लेकर 2020 तक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह आंदोलन पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सिर्फ उत्तर भारत की हुकूमत और सामंतों जमींदारों की एक बड़ी चुनौती जो है बन के सामने आई थी, जो विभिन्न तरह के टैक्सों जैसे नजराना, मुर्दा फरोशी, लड़ाई चंदा, घुड़वान इत्यादि के उतार फेंकने के अधत थे। इसमें बाबा रामचंद्र और मदारी पाशी अपनी जिजीविषा और चेतनाओं से किसान को शासन के विरुद्ध जो एकत्र करने का साहस दिखाया वो जो था वो तारीफ करने योग्य था। मदारी हरदोई के थे, ध्यान रखिएगा, मदारी जो थे वो हरदोई के थे और हरदोई जो है यूपी में है। ध्यान रखिएगा, जो लोग यूपी पीसीएस के लिए हैं एकदम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिवीजन है। मदारी हरदोई के थे और उनके सहयोगी जो थे वो प्रतापपुर के देवपाशी जाति के थे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी इंपॉर्टेंट ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, यह स्पष्ट करना है। अब इसको ध्यान से सुनना कि आरक्षण का जो अधिकार दिया जा रहा है वो मौलिक अधिकार है या फिर नहीं है। चलिए, हाल ही के दिनों में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के शीर्ष राजनीतिज्ञों के द्वारा वर्ष 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में आरक्षण संबंधित मामलों को अनुच्छेद 32 के तहत जो है दायर याचिका में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा। और यह चर्चा और यह न्यूज जो है कहां से उठा था, तो तमिलनाडु से। जो भी राजनीतिज्ञ थे उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में आरक्षण संबंधित मामला का अनुच्छेद 32 के तहत जो है एक दायर याचिका करते हुए खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे, यद्यपि भारतीय संविधान के भाग 3, जब भारतीय संविधान के भाग 3 देखिएगा तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 3 के अंदर देखिएगा तो 15 और 16 में जो है आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया, परंतु ध्यान रखिएगा, लेकिन परंतु आ गया, यह पूरी तरीके से पूरी कहानी का ही मोड़ दे देगा, पूरा कहानी का। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेद को क्या किया, प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो नेचर के आधार पर देखा जाए तो इसे मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। ध्यातव्य हो कि आरक्षण की अवधारणा अनुपातिक नहीं है बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर है, अर्थात आरक्षण का लाभ जो है जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने के बजाय जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के एतब में लागू करना जो है वो क्या है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखना बस यही है इसमें कि देखिए ये न्यूज थोड़ा सा लगेगा क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था वो शायद समझ गए हो। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है। क्लियर हो गया ना। चलिए आते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो है आरक्षण का मुद्दा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आरक्षण का जो है संविधान के किस भाग में है तो आपको बताना होगा, भाग 3 में है। ये प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं, अनुच्छेद 15 और 16 ये सब प्रीलिम्स के पार्ट्स हैं जो यहां से निकल के आपके सामने आएंगे पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पीएम किसान ऐप क्या है, इसके उद्देश्य को स्पष्ट करना। पीएम किसान का ऐप क्या है इसको थोड़ा सा समझना। किसान से जुड़ा हुआ है, जब भी किसान से जुड़ा हुआ हो, नेचर से जुड़ा हुआ हो, जंगल से जुड़ा हुआ हो, जानवरों से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, स्वच्छता से जुड़ा हुआ हो या फिर पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा हुआ न्यूज हो, और स्पेशली इसको माननीय प्रधानमंत्री से कनेक्टेड है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी ऐसा कोट किया गया है इन सब लोगों पे, तो इसका मतलब है कि ये न्यूज जो है आयोग ग्रहण कर लिया है, यहां से क्वेश्चन देगा ही देगा, किसी भी पीसीएस में देगा। इस बात को बस अगर एक बार अंदर चला जाए तो फिर समझिए कि कमाल हो जाएगा कि आप जो है आयोग के दिमाग को पकड़ना शुरू कर दिए। हमें ज्यादा पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलने वाली है, किसी को नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है, कभी मिलेगी भी नहीं, बल्कि हमें देखना है कि डिमांड क्या है मार्केट में, उसी अनुसार से हमें जो है अपना आउटपुट देना होगा। इनपुट उतना ही रखें जिससे कि आउटपुट क्लियर तरीके से बाहर निकल सके।
सोचना आप ही को है। जब तक आयोग के दिमाग को नहीं पकड़ पाइएगा तब तक देश की इतनी प्रतिष्ठित, अगर कहा जाए थोड़ा सा और पीछे आके, तो राज्य की प्रतिष्ठित एग्जाम आप दे रहे हैं, इसको ब्रेक करना ऐसे नहीं है। यह संभव तब है, यह बच्चों का खेल तब हो जाएगा जब आयोग के दिमाग को पकड़िएगा। चलिए, 24 फरवरी 2020 को किसान सम्मान निधि में 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा पीएम किसान ऐप लॉन्च किया गया है। अब यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो है किसान मंत्री कौन है, पहले यह पता कीजिए। हिंदुस्तान के कितने लोगों को तो पता नहीं होगा, हवा निकल रहा होगा। यह कहां से बता रहे हैं सुजीत सर? नरेंद्र तोमर जो है वो किसान मंत्री है, याद रख लीजिएगा एकदम दिमाग के अंदर। जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक ये बदलने वाले नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम किसान ऐप लॉन्च किए थे 24 फरवरी 2020 को, ध्यान रखिएगा। इसके पूरे के पूरे 1 वर्ष पूरे हो गए, यानी 2019 में हुआ था, 2020 तक आते आते 1 वर्ष पूरा हो चुका। 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था। पीएम किसान ऐप के माध्यम से किसान लाभार्थी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आने वाले सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की 2-2 हजार किस्तों एवं रजिस्ट्रेशन की स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में इसके द्वारा आधार संख्या के आधार पर नाम में त्रुटि, अगर नाम में कुछ गलती हो गई है तो उसे सुधार सकते हैं। स्कीम के बारे में जानकारी तथा हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी पा सकते हैं। किसान जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसान के बारे में कहा गया है और पीएम किसान ऐप है, बस इसको ये ध्यान रखना है। 1 साल पूरा होगा 24 फरवरी 2020 को और 24 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सिद्धि जनजाति के बारे में संक्षेप में बताइए, क्या है सिद्धि जनजाति, इसको संक्षेप में थोड़ा सा समझाइए। हाल ही में भारतीय संसद में लोकसभा ने ध्वनि मत से, ध्यान रखिएगा, लोकसभा ने ध्वनि मत से संविधान के आदेश विधेयक 2019 को पारित कर दिया, ध्वनि मत से। और इसे राज्यसभा पहले ही पास कर चुकी थी, राज्यसभा पहले ही पास कर चुकी थी और लोकसभा ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। ध्यान रखिएगा, यानी कि ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया। अब इस विधेयक में कर्नाटक राज्य, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य की परिवारा और तलवारा समुदायों को जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है, ताकि सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षण और अन्य लाभ को इन्हें प्राप्त हो सके। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स यहां से क्या निकलता है कि सिद्धि जनजाति हिंदुस्तान में कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो अब आपको बताना होगा कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में कौन से जनजाति को जो है आरक्षण जो है पूरी तरह उसकी सुविधा जो है मिलना शुरू हो गया है, यानी कि अब जो है इसे जो है ये क्षेत्र जो है उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर लिया गया। तो परिवारा और तलवाड़ा को, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवारा और तलवाड़ा कर्नाटक राज्य के समुदाय के निवासी है, इनको जो है अनुसूचित जनजाति ने अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया, ताकि सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण मिल रहा है उनको आसानी से लाभ प्राप्त हो सके। कर्नाटक राज्य के बेलगावी और धारवाड़ की जो सिद्धि जनजाति को भी इस विधेयक के माध्यम से जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। जो सिद्धि जनजाति है ये कहां पे, तो कर्नाटक के बेलगावी और धारवाड़ जो क्षेत्र हैं वहां पे सिद्धि जनजाति, उन्हें भी इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। और विदित हो कि सिद्धि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक होते हैं। बस इतना ध्यान रखना, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है और इसका उद्देश्य है क्या है, इसको समझते हैं। वह नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता और इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। और अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक से पहले भारत में आकर बसने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हैं अल्पसंख्यक हिंदू,
सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी जो है नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर इसमें मुस्लिम रहेंगे तो उन्हें अवैध प्रवासी मान लिया जाएगा। कहने का मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1955 को संशोधित कर लिया गया, और इसे संशोधित जब कर लिया तो इस विधेयक में बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, 6 में कौन कौन से आएंगे तो ध्यान रखिएगा, 6 में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, जिनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का समय सीमा क्या है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है उसके तहत नागरिकता प्राप्त करने की समय सीमा क्या रखा गया, तो अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह अधिनियम जो है 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, यानी 2014 या 14 से पहले जो है अफगानिस्तानी रह रहे हो भारत में, बांग्लादेशी रह रहे हो भारत में या पाकिस्तानी रह रहे हो भारत में, और इनमें इन लोगों का जो धर्म हो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, पाइका विद्रोह के बारे में संक्षेप में बताइए। पाइका विद्रोह क्या था। 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर पाइका विद्रोह से जुड़े स्मारक की आधारशिला रखे हैं। 200 साल हो गया है पाइका विद्रोह का, याद रखिएगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एग्जाम को आप क्रैक करने चले हैं उन सारे एग्जाम के लिए यह जो है न्यूज इंपॉर्टेंट है। 200 वर्ष पाइका विद्रोह का हो चुका है। इस पे जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इस पे जुड़े हुए स्मारक एक आधारशिला रखे, एक स्मारक की जो है आधारशिला रखा गया पाइका विद्रोह के बारे में। ध्यान तब हो कि बरुनेई की पहाड़ियों के तलहटी में यह परियोजना 10 एकड़ जमीन पर तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह जो तैयार किया गया है यह बरुनेई की पहाड़ियों की तलघटी वाला क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन में जो है तैयार इसे किया गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर क्या था पाइका विद्रोह, इसको समझना बेहद जरूरी है, इसको समझिए। ध्यान तब हो कि पाइका विद्रोह जो है 1817 में, याद रखिएगा 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों के द्वारा किया गया एक सशस्त्र आधार वाला संगठित विद्रोह था, और इस विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण थे। कहने का सीधा सा मतलब ये जो विद्रोह हुआ था 1817 के टाइम में था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के जो लोग थे इनके द्वारा जो है सशस्त्र आधारशिला में संगठित विद्रोह था, और इस विद्रोह में समाज, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी इसमें कहीं न कहीं मौजूद था। तो यही था पाइका विद्रोह। 200 साल पूरा हो गया है, इसको देखते हुए यानी कि ध्यान रखिएगा 1819 से लेके 1919 जो होगा 1 साल, 1919 से लेके 2019 तक 2 साल, यानी 2 साल पूरा हो चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का हमने कंप्लीटली जो भी राष्ट्रीय समाचार थे, राष्ट्रीय घटनाएं थे, राष्ट्रीय करंट अफेयर थे, हमने सबको आपको बता दिया पूरी के पूरी वीडियो को। और अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। दोस्तों एक बात जरूर बता दूं कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सुजीत सर आप कंटिन्यूटी में नहीं रहते। कंटिन्यूटी में नहीं रहने की वजह जो है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में मेरे पास वक्त नहीं मिल पाता है कि हम आपके पास में कंटिन्यूटी में रहें, लेकिन आपका प्यार और आपका कमेंट जो होता है खींचते हुए लेके चलाता है। आपको सच बोलते हैं, इस टाइम में 3 क्लास स्टार्ट चल रही है, एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इतना काम करूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप हमारी प्रॉब्लम को समझ सकें। लेकिन इतना करने के बावजूद जब आपका कमेंट आता है ना, जब अच्छा लगता है, जब आप बोलते हो कि हाँ मुझे ये फायदा हो रहा, मुझे जो भी है अपनी दिल की बात हमसे शेयर करते हो, ऑनेस्टली
ऑनेस्टली हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बात बोला ऑनेस्टली बोलते हो। तो मुझे लगता नहीं, मुझे इन लोगों को भी डोनेट देना होगा, चाहे जैसे दे सकूं, समय को जहां से चुरा सकूं, एक भी लम्हा अगर मिलता है मैं फट से रिकॉर्डिंग मैं बैठ जाता हूं और आपको रिकॉर्ड देता हूं। जबकि आपको पता होना चाहिए 2 3 4 क्लास जो चल रही है सब में बोलना ही होता है, साथ साथ में मोबाइल फोन में जो भी इंक्वायरी आता है वहां भी बोलना होता है और रिकॉर्डिंग में भी बोलना होता है। ऐसे कंडीशन में आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद और साथ साथ में आपके कमेंट ही हमें एनर्जी देती है कि खींच के हमें यूट्यूब पे लेके चली आती है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।